सो हम कर रहे थे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें आज हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है। इससे पहले हम दो न्यूमेरिकल कवर कर चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए देखते हैं हमारा न्यूमेरिकल क्या है। कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। अब देखिए, आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि जो I कैप यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन को दिखाता है x एक्सिस के अलोंग, J कैप यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को दिखाता है y एक्सिस के अलोंग एंड K कैप यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखाता है z एक्सिस के अलोंग। तो आप सभी जानते हैं हमारे जो x, y, z तीन एक्सिस होते हैं ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं एंड कुछ इस तरीके से होते हैं। पर ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो जो z एक्सिस होगा वो आपकी डायरेक्शन में होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। बट उसको 3D में मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकती, तो इसलिए मैंने z एक्सिस को ऐसे बनाया है। बट ये जो z एक्सिस है वो आपकी तरफ आता है, ठीक है। What is the electric flux through a square of 10 centimeter side whose plane is parallel to YZ plane? कि हमें इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है जो किससे लिंक है, एक स्क्वायर से लिंक है जिसकी हर साइड 10 सेंटीमीटर है। और ये स्क्वायर किससे है, जो इस स्क्वायर का प्लेन है वो किसके पैरेलल है, YZ प्लेन के पैरेलल है। यानी कि जो स्क्वायर है आपका कहां पर रखा है, YZ प्लेन में। तो देखिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये x और y एक्सिस है यहाँ पर, तो ये वाला प्लेन क्या होगा आपका xy प्लेन, ठीक है। और यहाँ पर y एक्सिस एंड z एक्सिस है, तो कौन सा प्लेन है आपका, yz प्लेन। एंड यहाँ पर z एक्सिस एंड x एक्सिस है, ये कौन सा प्लेन है आपका, xz प्लेन। तो आपका स्क्वायर जो है उसका प्लेन किसके पैरेलल है, YZ प्लेन के पैरेलल है। यानी कि YZ प्लेन यहां है तो स्क्वायर आपका ऐसे रखा है, ठीक है। बट इन एक्चुअल ये इस तरीके से रखा है क्योंकि अभी आपको बताया था जो Z एक्सिस है वो आपकी तरफ आता है। हमें क्या निकालना है, इस स्क्वायर के साथ लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi E इक्वल्स टू EA cos थीटा, जहां पर E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, वो कितना है, E इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। और ये हम कर रहे हैं इसका पार्ट ए। अब देखिए, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि मैंने यहाँ पर आई कैप क्यों नहीं लिखा। जो आई कैप है वो एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और आई कैप यहाँ पर ये दिखाता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस की ही डायरेक्शन में है, तो यानी कि एक्स एक्सिस आपका इधर है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा। ये कौन दिखाता है, ये आई कैप दिखाता है। और आई कैप एक यूनिट वेक्टर है एंड यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो हम यहाँ पर बात सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की कर रहे हैं, इसमें हमने लिख दिया 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे आई कैप का मैग्नीट्यूड रख दे तो 1 ही तो मिलेगा हमें। आई कैप आपका एक यूनिट वेक्टर है और अगर मैं 1 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे यही मिलेगा। सबसे पहले हमें तो पार्ट ए करते हैं इसका। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, हमें क्या करना है, एरिया निकालना है किसका, इस स्क्वायर का। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है और उसकी जो यूनिट लिखी है यहाँ पर वो SI यूनिट है और हमें जो मेजरमेंट दी है स्क्वायर की वो सेंटीमीटर में है, यानी कि वो CGS में जा रही है, CGS फॉर्मेट में जा रही है। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको SI यूनिट बनानी पड़ेगी, यानी कि सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे। पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां से हमारे पास साइड कितनी है, स्क्वायर की साइड को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसको हम चेंज करेंगे मीटर में, 10/100 मीटर, यानी कि क्या मिला हमें 1/10 मीटर। तो देखिए, तो एरिया क्या होगा यहाँ पर, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर। तो साइड 1/10 मीटर है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है थीटा। तो देखिए बच्चों, थीटा क्या होता है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनने वाला एंगल। अब देखिए, आपका ये स्क्वायर ऐसे रखा है यहाँ पर, अब देखिए आपका ये स्क्वायर ऐसे रखा है यहाँ पर। मैंने आपको बताया था ये जो z एक्सिस है वो आपकी तरफ आता है,
तो स्क्वायर आपका ऐसे रखा है, क्योंकि ये कहां पर रखा है, वाई जेड प्लेन में रखा है, तो वाई एक्सिस यहाँ और जेड एक्सिस यहाँ, तो वाई जेड प्लेन इसका यही तो होगा, तो यहां पर रखा है ये स्क्वायर। अब जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ऐसे होगा, ऐसे वेक्टर ए। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं कि जो एंगल है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में वो कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो जो यहां पर थीटा है वो कितना है, 0 डिग्री। अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस कंडीशन में वो कितना होगा, ई ए कोस थीटा। मैग्नीट्यूड कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके पास, 3 इंटू 10⁻3। एरिया कितना है इसका, इसको हम लिख सकते हैं ऊपर ले जाके 10⁻⁻2। भाई देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो एरिया को, भाई देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 10 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और इसको ऊपर ले जाके क्या लिख सकते हो, 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। तो एरिया को आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, इसकी वैल्यू को 10⁻⁻2, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि थीटा यहाँ पे 0 है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो क्या मिलेगा आपको आंसर, 3 इंटू 10⁻3 - 2 कितनी मिलेगी, 10 की पावर 1, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, 30। और यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, अगर आपको नहीं पता तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गई, तो क्या हो गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो आपके यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। तो चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं। What is the electric flux through the same square if the normal of its plane makes 60 degree angle with x axis? तो देखिए ये क्या कहता है सेकंड पार्ट, कि इसी सेम स्क्वायर के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा जब इस स्क्वायर का जो नॉर्मल है, ठीक है बात को समझो, इस सेम स्क्वायर के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में इस स्क्वायर का जो नॉर्मल है, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर। तो इस स्क्वायर पे परपेंडिकुलर क्या है, इसका एरिया वेक्टर। आपको बताया था जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मल है वो किसकी बात हो रही है, एरिया वेक्टर की। जो इसका नॉर्मल है प्लेन का, वो क्या करे, 60 डिग्री का एंगल बनाए एक्स एक्सिस के साथ। तो ये जो एरिया वेक्टर है, वेक्टर ए, वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब देखिए बच्चों, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस की ही डायरेक्शन में है, और जब ये एरिया वेक्टर इस एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये जो है आपका एरिया वेक्टर यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि थीटा कितना होगा इसमें, 60 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस की ही डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ई का मैग्नीट्यूड आपको पता है कितना है, और एरिया आपने पहले पार्ट में निकाला था, तो आप यहाँ पर बस वैल्यूज पुट कर देंगे। ई का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया कितना है, 10⁻⁻2 इंटू cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2।